नैनीताल के लिए नासूर बने बलिया नाले का जल्द ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 178 करोड़ जारी कर दिए हैं, जिसमें पहली किश्त 20 करोड़ की मिल चुकी है और अभी विस्थापन के प्लान पर सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। बलिया नाले से प्रभावित 100 परिवारों का यहां से विस्थापन होना है, जिसके लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही लोगों को विस्थापन दिया जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल का बलिया नाला शहर के लिए अभी खतरा बना हुआ है। इसी पहाड़ी पर पूरे शहर का भार है और सालों से यहां पर भू कटाव हो रहा है, जिसके चलते नैनीताल पर संकट बना हुआ है। काम शुरू कराया जाएगा। इसमें अभी रिहैबिलिटेशन का जो अमाउंट है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही रिहैबिलिटेशन का अमाउंट प्राप्त होता है तो प्रथम चरण में रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई को टेकअप करेंगे। अभी 2-3 वैकल्पिक स्थान चिन्हित करे गए हैं। लगभग 90 के आसपास वहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके लिए स्थान चिन्हित किए हैं और पूरी रिहैबिलिटेशन स्कीम बनकर शासन को गई है। अप्रूवल के बाद ही इसमें जो है कार्रवाई। और चलिए, वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं नैनीताल से। वीरेंद्र, इसी पहाड़ी पर पूरा भार होता है और इस बलिया नाले का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था लंबे वक्त से। अब स्वीकृति भी हो गई है, बजट भी पास हो गया है। किस तरह की दिक्कत अब आ रही है आगे? देखिए, हालांकि जिस तरह से एक 208 करोड़ का प्लान नैनीताल जिला प्रशासन ने सरकार को भेजा था, उसमें से 178 करोड़ की धनराशि मिली है। उसमें से भी जो पहली किस्त है 20 करोड़ की, वो मिला है। उसके साथ ही जो बलिया नाला है वो खास तौर पर संवेदनशील है और जो पैसा अब मिला है उससे पूरा ट्रीटमेंट का काम यहां पर किया जाना है। खास तौर पर ट्रीटमेंट के साथ जो सौंदर्यीकरण का काम है वो होना है और जो पानी लगातार रिसाव कर रहा है और कटाव कर रहा है उसको लिफ्ट करके नैनी झील में लाने की योजना भी साथ में की गई है। हालांकि जिस तरह से जो विस्थापन का प्लान है वो सरकार को भेजा गया था, उसको अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि जब तक वहां पर जो लोग बलिया नाले के ऊपर बसे हुए हैं, करीब ये 100 परिवार हैं, उनको विस्थापित नहीं किया जाता है, तब तक वहां पर ट्रीटमेंट का कार्य अधूरा माना जा सकता है। क्योंकि जो बलिया नाला है वो तेजी से खिसक रहा है और जो भार है वो बलिया नाले के ऊपर लगातार बना हुआ है। 3 जगहों पर जिला प्रशासन इस बात को कह रहा है कि जो गांधी ग्राम ताकुला है, एक स्थान वो है और 2 स्थान और चिन्हित किए गए हैं जहां पर इन 100 परिवारों का विस्थापन किया जाना है। अगर ये विस्थापन किया जाता है तो उसके बाद ये काम आसान हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार भूकटाव हो रहा है उससे पूरे शहर को खतरा है। धीरे धीरे जो लैंडस्लाइड है वो शहर की तरफ बढ़ रहा है, उससे नैनी झील और जो तल्लीताल वाला पूरा इलाका है, लॉन्ग व्यू वाला इलाका है, उससे उसको एक बड़ा खतरा बलिया नाले की वजह से हो रहा है। जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनका विस्थापन किया जाना है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो वहां से जाने को तैयार नहीं है, लेकिन 3 से 4 स्थान ऐसे हैं जिनको प्रशासन ने चिन्हीकरण किया है। जो ताकुला में एक स्थान बता रहा था वो वहां पर ये 100 परिवारों के लिए मकान बनाए जाने हैं और इसके अलावा अलग अलग काम किया जाना है। इस जो बलिया नाला है खास तौर पर उस पर जो पैच वर्क होना है, जो नीचे से रिटर्निंग वॉल देनी है, ये तभी रुकेगा जब तक जो भारी भरकम काम वहां पर नहीं हो सकते हैं। जो विस्थापन की बात जहां तक है उसको लेके एक प्लान तैयार कर दिया गया है और करीब एक 70-75 करोड़ की योजना है। इसमें मकान बनने हैं, उन लोगों को वहां पर विस्थापित करना है। तो ये कहा जा सकता है कि जब तक विस्थापन का प्लान नहीं सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जाता है या सरकार उसको हरी झंडी नहीं देती, तब तक जो बलिया नाला का काम है वो आधा अधूरा लगेगा। क्योंकि जो भार है वो तेजी से वहीं पर बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार इसकी स्वीकृति देती है तो बलिया नाले का ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा और जो वहां पे सौंदर्यीकरण के काम होने हैं या इसके अलावा जो ट्रीटमेंट का काम होना है, जो लॉन्ग टर्म काम होने हैं, तो उसको भी एक आसानी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वीरेंद्र। कोटद्वार की मोटा ढाक में माला नदी में आए पानी के सैलाब में बीच एक ट्रक फंस गया है। दरअसल पिछले महीने ही माला नदी में बना पुल टूट गया था, जिसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया के ट्रकों की आवाजाही जो है नदी के बीच से होकर जा रही है और इसी बीच आज एक ट्रक माला नदी के बीच से होकर नदी पार कर रहा था। तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ट्रक जो है नदी के तेज बहाव में फंस गया। पूरी वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है।
ऋषिकेश में रामझूला का पुश्ता टूट गया है, जिससे पुल पर संकट आ गया है और ऐसे में पीडब्ल्यूडी की टीम ने पुल का मुआयना किया है। फिलहाल सीमित संख्या में पुल पर आवाजाही अभी होगी। दोपहिया वाहन, सामान की ठेली और भीड़ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पूरी जांच के बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा और पुल के दोनों तरफ करीब 5 मीटर का हिस्सा कटा हुआ है, इसलिए सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। चमोली में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर उरसाड़ी के पास बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ गई हैं। ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे कभी भी सड़क का एक बड़ा हिस्सा भूधसाव की चपेट में आ सकता है और हाईवे बाधित होने की आशंका बनी हुई है। और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था और नॉमिनेशन के अंतिम दिन कांग्रेस, यूकेडी और एसपी साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार ने अपना नामांकन भरा है। यूकेडी की ओर से अर्जुन देव और एसपी से भगवती प्रसाद तिरकोटी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान प्रत्याशी खासा जोश में नजर आए और नामांकन के बाद सभी उम्मीदवारों ने अपनी जीत के दावे किए। बागेश्वर में प्रत्याशी के नामांकन के बाद कांग्रेस ने जनसभा भी की और जनसभा तक पहुंचने के लिए जुलूस की शक्ल में यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और कई बड़े कांग्रेसी इस सभा में शामिल हुए। कांग्रेस ने जीत का दावा भी किया। सदन में बेहतर नेतृत्व आना चाहिए, यह अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है और इसी अपेक्षा के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम बागेश्वर विधानसभा के बेहतर भविष्य के लिए, बागेश्वर विधानसभा के अच्छे नेतृत्व के लिए आगे इस चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरासतन कोई चीज नहीं दी जा सकती है। चुनाव हम जीत रहे हैं और कांग्रेस और बसंत कुमार जी का जो अपना इंटैक्ट बोर्ड है वो साथ रहेगा, तो निश्चित ही हम जीत रहे हैं। और लोग नाराज हैं क्योंकि 6 डॉक्टर्स इस चुनाव से ठीक पहले यहाँ से हटाए गए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, बेस हॉस्पिटल की हालत खराब है, महिला अस्पताल की हालत खराब है, कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। बागेश्वर उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बागेश्वर में हुई सभा में कांग्रेस मुश्किल से 2-2.5 हजार लोग ही जुटा पाई है, जबकि बीजेपी के नामांकन के दिन हुई सभा में 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि जनता का रुझान बीजेपी की ओर है। मैं जितना भी वहां पर रहा हूं, जितना भी लोगों से मिला हूं, प्रभारी मंत्री भी हूं, सरकार की तरफ से भी मुझे मनोनीत किया गया चुनाव की देखरेख करने के लिए। मैं स्पष्ट बहुमत के साथ हम वो चुनाव जीतेंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बात बागेश्वर में ही बिगड़ती दिख रही है, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। अब देखना यह होगा कि एनडीए के सामने बंटा हुआ इंडिया कितनी मजबूती से टिकता है। और बागेश्वर उपचुनाव की बाजी कौन जीतता है, ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भगवती प्रसाद त्रिकोटी पर दांव खेला है, जिनका मुकाबला बीजेपी की महिला उम्मीदवार पार्वती दास से है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों का गुट इंडिया बना, पर बागेश्वर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया का एक उम्मीदवार तय करने की बजाय अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। देखिए, ये जो गठबंधन इंडिया नाम से बना है, निश्चित रूप से इस गठबंधन का बहुत बुरा हाल होना और ये इस समय शुरुआत इनकी जो गठबंधन की उत्तराखंड से हुई है, ये इनके लिए आने वाले समय का संकेत होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया चाहता तो बागेश्वर उपचुनाव में एक उम्मीदवार उतार के प्रयोग किया जा सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपने अपने तर्क हैं। वहीं मजे की बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार आम आदमी पार्टी छोड़कर ही यहां आए हैं। अभी तो सेफ ही नहीं हुई, अभी तो एक के खिलाफ एक लड़ने की केवल धारणा आगे बढ़ी है, उसका स्वरूप तो तय हुआ ही नहीं है। तो बागेश्वर का उपचुनाव पहले आ गया, तो उपचुनाव पर ये बात लागू नहीं होगी।
गठबंधन इंडिया बनने के बाद हो रहे बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिलहाल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है, पर इसका नतीजा क्या होगा और क्या एनडीए को हराने के लिए बना इंडिया कोई कमाल कर पाएगा या बागेश्वर में बिखरने के साथ हार भी जाएगा, ये 8 सितंबर का रिजल्ट बताएगा। बागेश्वर से सुष्मिता, हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पिथौरागढ़ जिले का बीते 4 महीनों से कोई भी प्रभारी मंत्री नहीं है। चंदन राम दास के निधन के बाद से ही यहां प्रभारी मंत्री का पद खाली पड़ा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी गरमा रही है। विपक्ष इसकी आड़ में सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है और सरकार कह रही है ऑल इज वेल। विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए हर जिले का प्रभारी मंत्री सरकार तय करती है, लेकिन चंदन राम दास के निधन के बाद जिला बिना प्रभारी मंत्री के चल रहा है। बीते दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच नया प्रभारी मंत्री मिलने की उम्मीद भी जगी थी, लेकिन जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बंद हुई, वैसे ही प्रभारी मंत्री मिलने की उम्मीद भी टूट गई। ऐसे में पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री का पद कब भरा जाएगा, कोई नहीं जानता। ये बात अलग है कि अब इस मुद्दे पर सियासत जरूर तेज हो गई है। स्वर्गीय चंदन राम दास जी की देहावसान के बाद पिथौरागढ़ प्रभारी विहीन है और निश्चित रूप से इससे विकास बाधक है। आपदा से पिथौरागढ़ जूझ रहा है, पूरा प्रदेश जूझ रहा है। सच्चाई ये भी है कि अहम पद महीनों से खाली हैं और योजनाओं को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रभारी मंत्री जैसा जरूरी पद 4 महीने से खाली पड़ा हो। वहीं सरकार की माने तो प्रभारी मंत्री की गैर मौजूदगी से योजनाओं की गति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी तब जब सीएम खुद इस कमी को दूर कर रहे हों। जब प्रभारी मंत्री नहीं होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री सीधे सीधे जनपदों को देखते हैं, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कहीं संरक्षण नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की केंद्र बिंदु में भी और उनके दृष्टिकोण में भी पिथौरागढ़ जनपद की समस्याओं से लेकर जिला योजना से लेकर सभी चीजें उनके संज्ञान में है। बीते दिनों कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भले ही सच साबित नहीं हुई हों, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव के बाद एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जग गई हैं। ऐसे में यही लग रहा है कि उपचुनाव के बाद होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार तक पिथौरागढ़ को नए प्रभारी मंत्री का इंतजार करना होगा। बागेश्वर से सुष्मिता थापा के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और साल 2009 और 2013 में मुख्यमंत्री ऑफिस में तेल के बिलों में हुई गड़बड़ी और जिस पर हाईकोर्ट ने गृह विभाग से कार्रवाई को लेकर अब सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में उस वक्त के ऑफिसर्स पर क्या कार्रवाई हुई और अगर नहीं हुई तो 1 हफ्ते में एफआईआर दर्ज की जाए। 2009 में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे और 2013 में विजय बहुगुणा। न्यूज़ 18 के सवाल पर पूर्व सीएम निशंक का कहना है कि दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। क्या गलत का हर हालत में होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको तो जेल जाना ही चाहिए। जो भी प्रदेश के साथ गड़बड़ करेगा, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात तो हाईकोर्ट ने की, कोई गलत सचिवालय के कुछ अधिकारी मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात छोड़ दीजिए, कोई भी हो जो गड़बड़ में सम्मिलित है उनको दंडित होना चाहिए।